वर्ष 2012 में जब नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय फलक पर लाया गया था, तो उनके पास लोगों को आकर्षित करने के लिए गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल को ब्रांड के रूप में प्रदर्शित किया गया और इस तरह से पैकेजिंग की गई कि यह लोगों के आकर्षण का कारण बना। एक दूरदर्शी सोच के रूप में गुजरात मॉडल को पेश किया गया और देश की जनता को यह बताने की कोशिश की गई कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी यदि गुजरात का विकास कर सकते हैं, तो यदि वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत का भी विकास करेंगे। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात मॉडल के विषय में कहा था, वे कुर्सी की मजबूरी के गुलाम नहीं बने, तब जाकर दुनिया के लिए गुजरात गवर्नेंस का मॉडल बना। गुड गवर्नेंस का मतलब नियम कानून पुरानी लकीरों पर न चलना, बल्कि नए इनोवेशन और आइडिया के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। नए इनोवेशन आइडिया से गवर्नेंस किया जाता है, जो जीवंत संवेदनशील संकल्प और लोगों के सपनों से जुड़ी हो। मोदी यह भी कहते हैं कि जब किसी भी राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी, फाइलें बस ऐसे ही चलती, अटकती, भटकती, लटकती, लेकिन गुजरात में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी ताकि समाज के सबसे निचले पैदान पर बैठा व्यक्ति यानी अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी आसानी से योजनाओं का लाभ ले सके, उस तक व्यवस्था का योजनाओं की पहुंच हो, यह सुनिश्चित हो कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का हक तो कोई नहीं मार रहा। इसके लिए नीति और नियम को बदलने की जरूरत थी। जरूरत पड़ी तो अधिकारियों को भी बदला गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद आमतौर पर लोग मुझे कहते थे, और आमतौर पर ये बोला जाता है हमारे देश में, अनुभव के आधार पर लोग बोलते रहते हैं कि भाई एक बार कुर्सी मिल जाती है ना, फिर सब चीजें बदल जाती हैं, लोग भी बदल जाते हैं। ऐसा मैं सुनता रहता था, लेकिन मैं मनोमन तय करके बैठता था कि मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मुझे लोगों ने बनाया है। मैं किसी भी हालत में कुर्सी की मजबूरियों का गुलाम नहीं बनूंगा। ईज ऑफ लिविंग, रीच ऑफ गवर्नेंस, ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि गवर्नेंस के इस गुजरात मॉडल की पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बन गई। आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने हुए 9 साल बीत चुके हैं। आज भी यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के मुखिया रहते नरेंद्र मोदी ने देश का जो भी विकास किया या देश की तरक्की के लिए जो भी काम किए, उसमें गुजरात मॉडल की झलक थी। इस गुजरात मॉडल की वानगी आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद बनते हैं। बनारस के पास एक छोटा सा करखियाओं नामक औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे खाने पीने संबंधी सामानों के कल कारखाने लगे हुए हैं। 23 दिसंबर 2021 को मोदी ने करखियाओं में बनास डेयरी संकुल का उद्घाटन किया। जब मोदी ने इसकी आधारशिला रखी तो लोगों ने कहा कि जिस तरह से गुजरात का विकास हुआ, उसी तरह इस इलाके का भी विकास होगा। यह भी दावे किए गए कि मोदी ही हैं जो बनारस का विकास कर सकते हैं, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि बनास डेयरी के करखियाओं आने के बाद यूपी का जो पराग दुग्ध सहकारी समिति है, उसका क्या होगा। तो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बिहार,
यहाँ के लोगों का मन मानस सदियों से प्रवासी बना हुआ है। गिरमिटियों की धरती में लोगों का आत्मविश्वास इतना गिर चुका है कि वो यह मान ही नहीं पाते कि उनका विकास अपने प्रयासों से हो सकता है या खुद वो अपने हाथों से अपनी तकदीर लिख सकते हैं, अपने इलाके का भविष्य बदल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देवदूत आएगा और उन्हें विकसित कर देगा, और जब पेट की भूख सही नहीं जाती तो वो प्रवासी हो जाते हैं और वहाँ के बदलाव, वो जिस इलाके में जाते हैं उस प्रदेश के तरक्की की इबारत लिखते हैं। और यही सोच है जिसकी वजह से न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश या देश के जो भी पिछड़े इलाके हैं वहाँ गुजरात मॉडल का दबदबा बना हुआ है। मोदी के आने के बाद गुजरात मॉडल को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है और यहाँ के लोग ये मान कर चलते हैं कि उनका उद्धार गुजरात मॉडल और गुजरातियों के द्वारा ही संभव है। लेकिन वैसे इलाके जहां विकास की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही है, सत्ता प्रगतिशील है, राजनीतिक दल अपने प्रदेश के विकास का सपना देखते हैं, जिन इलाकों में आधारभूत संरचना है, वहां से इस कथित गुजरात मॉडल को हमेशा चुनौती मिलती रही है। गुजरात मॉडल की बजाय धर्म कर्म का तारका लगाकर मोदी मॉडल बेचा जाता रहा। 2012 में गुजरात मॉडल की बात हुई तो हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा ने आवाज लगाई, नंबर 1 हरियाणा। राजस्थान से अशोक गहलोत ने कहा यह खोखला मॉडल है। सबसे बड़ा जवाब तो हाल में हुए कर्नाटक चुनाव में आया, जहां गुजरात मॉडल की हवा उस वक्त निकल गई जब स्थानीय लोगों ने अमूल का जवाब नंदनी से दिया। आपको याद होगा कि एन कर्नाटक चुनाव के मौके पर कर्नाटक में अमूल दूध को लेकर चर्चा शुरू हुई। अमूल डेयरी कर्नाटक पहुंच चुकी थी और कर्नाटक में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गई। चुनाव के दौरान नंदनी बनाम अमूल के नारे लगने लगे। हो सकता है उन इलाकों में बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य पिछड़े इलाकों में कांग्रेस का यह विरोध बेवजह लगा हो और जिन्हें गुजरात मॉडल में ही मोक्ष दिखाई दे रहा हो, वो लोग इसके साथ खड़े हों। लेकिन कर्नाटक ने यह साबित कर दिया कि उसे पिछड़ा समझने की भूल न की जाए। वह अपने पुरुषार्थ से, अपने उद्यम के बल पर विकास करना चाहते हैं। उन्हें किसी बाहरी मॉडल की जरूरत नहीं है। और इस तरह से न सिर्फ गुजरात मॉडल फ्लॉप हुआ, बल्कि मोदी मॉडल की भी किरकिरी हो गई और मोदी बजरंग बली के दरवाजे पर पहुंच गए। हालांकि बजरंग बली ने न्याय के साथ जाना कबूल किया। तो फिर से देश आम चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। 1 साल ही बचे हैं। एक तरफ मोदी का गुजरात मॉडल देश का मॉडल बन चुका है, वहीं विपक्षी दलों को साथ ले भानुमति का कुनबा जोड़ मोदी को चुनौती देने निकले नीतीश कुमार का दल यानी जदयू भले ही यह कहता हो कि नीतीश जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, हर तरह के टैलेंट हैं, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि आखिर जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहते बिहार को पिछड़ेपन के राह पर ढकेल दिया हो, विकसित राज्य न बना पाया हो, वो भला देश का विकास कैसे करेगा? आखिर विपक्षी दल उन्हें क्यों कर अपना नेता स्वीकार करेंगे? बिहार आर्थिक विकास के हर मानदंड पर फिसड्डी साबित हुआ है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि लालू के साथ आने से नीतीश मजबूत हो जाएंगे, लेकिन सवाल तो यह भी बनता है कि
क्या जंगल राज के अपराध को भी अपने साथ लाएंगे? सुशासन क्या बिना जंगल राज के सहारे के आगे नहीं बढ़ सकता? न तो बिहार की आर्थिक तरक्की हुई है, न ही उद्योग लगे हैं, न शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, और पलायन भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में केवल यह कह देने मात्र से कि मोदी देश तोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार की रहनुमाई बाकी विपक्षी दल स्वीकार करेंगे, इसको लेकर संदेह होना लाजमी है। क्योंकि सवाल तो यह भी है कि क्या वे बिहार के रहनुमा बने रह पाएंगे, क्योंकि वहां भी भतीजे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी है। भतीजे के पास चच्चा से सीटें ज्यादा है। तो ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, अर्थात न चच्चा प्रधानमंत्री बन पाए और न ही बिहार के मुख्यमंत्री रह पाए। अब सपना तो सपना है, हर किसी को सपना देखने का हक है। इस देश में चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, गुजराल भी, और निर्दलीय विधायक के रूप में मधु कोड़ा। नीतीश कुमार की विपक्षी दलों को साथ लेने की कवायद चल रही है। पटना में एक बैठक बुलाई जानी है, जिसकी तिथि बार बार टल रही है। अब कहा जा रहा है यह बैठक 22 जून को होगी। इस बीच कई दलों ने नीतीश कुमार से किनारा कर लिया है। हालांकि वो दल जो कि मोदी विरोध के नाम पर साथ आने को तैयार हैं, वो नीतीश कुमार के पटना के महाजुटान में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 15 दल के नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस, जदयू, राजद, सपा, टीएमसी, झामुमो, शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, आप, माकपा, भाकपा और माले, ये 15 दल शामिल हो सकते हैं। वहीं बीआरएस, बसपा, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, सुभाषपा, बीजद, एआईएम, आईएम, जेडीएस, लोजपा, टीडीपी अलग राह पर चल चुकी है। तो लोकसभा चुनाव के पहले ये बैठक, कथित नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बड़े बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन फिर वही सवाल बना हुआ है, कोई भी मजबूत नेता नीतीश कुमार की रहनुमाई क्यों कर स्वीकार करेगा? न तो उनके पास मोदी की तरह कोई गुजरात मॉडल है और न ही भाजपा जैसी मजबूत कैडर वाली पार्टी। यहाँ तक कि जिस गठबंधन के सहारे नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं, उस दल के पास विधायकों की संख्या नीतीश कुमार से ज्यादा है। ऐसे में नीतीश कुमार यदि विपक्षी दलों के भानुमति के कुनबा को जोड़ पाने में कामयाब भी होते हैं, तो इससे देश को क्या हासिल होगा? और क्या भानुमति का कुनबा जोड़ने से देश में स्थिर सरकार का सपना साकार हो पाएगा? धन्यवाद।